नमस्ते दोस्तों। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया है, जिसमें मराठी, आसामीज, बंगाली जैसे बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस भी आ रही है। इसके पहले हमारे देश में टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हुआ करती थी और अब ये नंबर 11 पे पहुंच चुका है। क्या 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस के नाम आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कौन से लैंग्वेज को कौन से ईयर में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला? अगर किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, और अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल गया तो उसके पीछे के फायदे या बेनिफिट्स क्या है? क्या आप जानते हैं इन सवालों के जवाब? अगर नहीं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में ये पूरे सवालों के जवाब जानने वाले हैं पूरे डिटेल में और एकदम सिंपल तरीके से। चलिए तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से लैंग्वेजेस को 2024 में, यानी इस साल अभी रिसेंटली कल ही, कौन कौन से लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस दिया। तो वो 5 लैंग्वेजेस के नाम है मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और आसामीज। ये 5 भाषाएं हैं जिनको यूनियन गवर्नमेंट ने 3 अक्टूबर 2024 को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये 5 लैंग्वेजेस जब हमारे देश के क्लासिकल लैंग्वेज के लिस्ट में ऐड कर दी गई तो टोटल 11 लैंग्वेजेस जो क्लासिकल लैंग्वेजेस बन गई है, वो लैंग्वेजेस कौन सी है और किस ईयर में किस भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया। सबसे रिसेंटली 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था और वो जो 5 लैंग्वेजेस है उसके सबसे पहले हम नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले मराठी 2024, अभी रिसेंटली बंगाली ये भी 2024, आसामीज 2024, पाली 2024, प्राकृत 2024। यानी ऊपर की जो आप ये 5 लैंग्वेजेस देख रहे हैं, ये पांचों लैंग्वेजेस को 2024 में यानी 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाता है। इसके अलावा ओडिया जो भाषा है इसको ईयर 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया और मलयालम को 2013 में ये स्टेटस मिला। उसी के अलावा तेलुगु की बात करें और कन्नड़ की बात करें तो ये 2 लैंग्वेजेस को 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाता है। और संस्कृत ये दूसरी लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था 2005 में। और गवर्नमेंट ने 2004 से क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर करना शुरू किया था और जो पहली लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था हमारे देश की वो है तमिल, जिसको 2004 में ये स्टेटस दिया गया। अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी सरकार किस ईयर से क्लासिकल लैंग्वेजेस का स्टेटस देना शुरू की है तो इसका जवाब है 2004 में सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ये एक हम कहेंगे कि एक लिस्ट बनाई थी जिसमें कुछ लैंग्वेजेस को डाल दिया गया। और पहली लैंग्वेज कौन सी बनी थी तो उसका आंसर है तमिल सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज है हमारे देश की। चलिए अब हम जानते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज बनने के लिए, यानी किसी भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देना है तो उसके लिए कौन से क्राइटेरिया उस लैंग्वेज को फुलफिल करने होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया हाई एंटीक्विटी, यानी वो सबसे पहले तो एक एंटिक लैंग्वेज होनी चाहिए, बहुत अलग लैंग्वेज होनी चाहिए, वो बहुत पुरानी लैंग्वेज होनी चाहिए। अब आप बोलोगे हाई एंटीक्विटी यानी कितनी पुरानी है लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसके जो टेक्स्ट या फिर जो भी उसकी हिस्ट्री है वो ओवर 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए। यानी उससे रिलेटेड जो भी हमें टेक्स्ट मिले है या उसका जो भी इतिहास मिला है उस लैंग्वेज का वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। यानी वो हाई एंटीक्विटी यानी काफी पुरानी भाषा होनी चाहिए। जो दूसरा क्राइटेरिया हमें दिख रहा है वो है बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर एंड टेक्स्ट, यानी कुछ एंशिएंट लिटरेचर्स यानी कुछ साहित्य जो कि एंशिएंट है, बहुत पुराने समय में लिखे गए हैं, या फिर कुछ किताबें टेक्स्ट जो है वो वहां पे लिखे हुए हमें मिलने चाहिए। और वो एक वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए, यानी वो भाषा जो है वो एक बहुत वैल्यूएबल होनी चाहिए कुछ स्पीकर्स के लिए, कुछ जो वो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक तो आज भी एग्जिस्ट होने चाहिए। और आज भी एग्जिस्ट होने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जनरेशन टू जनरेशन उसके स्पीकर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी बहुत सारी जनरेशंस एंशिएंट टाइम से भाषा बोलते हुए आने वाले लोग आज भी आपको देखने मिल रहे हैं। तो जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स जो है उनके लिए ये बहुत वैल्यूएबल हेरिटेज होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया वो ये है कि लिटरेरी ट्रेडिशन ये ओरिजिनल होना चाहिए और बोरोड नहीं होना चाहिए। यानी कहीं से कोई किताब है उसको ही हम ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं या फिर हम कोई टेक्स्ट को कहीं से बोरो कर रहे हैं, कोई भाषा को कहीं से बोरो कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट को कहीं से बोरो कर रहे हैं, ऐसा ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये लैंग्वेज पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये ओरिजिनल होनी चाहिए और ओरिजिनल होने के साथ साथ ये कहीं से बोरोड नहीं होनी चाहिए, दूसरे स्पीच कम्युनिटी से आपने इसको बोरो नहीं किया होना चाहिए। चौथा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो बहुत अलग होना चाहिए मॉडर्न लिटरेचर से। यानी मॉडर्न हमारी जो भाषाएं है या मॉडर्न जो भी हमारी किताबें या लिटरेचर
लिखे गए हैं उससे ये क्लासिकल जो लैंग्वेज है ये बहुत अलग होनी चाहिए, मॉडर्न से मिलते जुलते ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देयर में ऑल्सो बी अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म फॉर और इट्स ऑफशूट्स। यानी हम कह सकते हैं कि कुछ डिसकंटिन्यूटी है तो वो चलेगा, जैसे कि क्लासिकल लैंग्वेज जो पहले थी और आज जो उसका फॉर्म बदल चुका है उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं, दैट इज ओके, क्योंकि आजकल हम जो भी भाषाएं बोलते हैं उसमें काफी सारी लैंग्वेजेस मिक्स हो गई। अब मैं हिंदी आपसे बोल रहा हूँ उसमें इंग्लिश मिक्स है, तो ऐसे मिक्सचर तो होते ही रहेगा जैसे जैसे हम आगे आगे के फॉर्म में जाएंगे। बट क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो जैसी पुरानी थी और आज जो है उसमें कुछ डिफरेंस थोड़ा बहुत चल जाएगा। बट हम इतना कहेंगे कि पहले वैसी कोई चीजें मिलनी चाहिए जो उस भाषा में लिखी हुई हो, तभी उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल सकता है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज बहुत पुरानी होनी चाहिए। दूसरा हम कहेंगे वो जनरेशन ऑफ स्पीकर्स उसको बोलते हुए आने चाहिए जो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हो। उसके अलावा वो ओरिजिनल होनी चाहिए, कहीं से बोरोड नहीं होनी चाहिए। और जो मॉडर्न हमारी लैंग्वेजेस है उसके जो लिटरेचर है उससे पुराने जो क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिटरेचर वो काफी अलग दिखने चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया अगर कोई लैंग्वेजेस पूरा करती है तो उनको ये स्टेटस मिल जाता है क्लासिकल लैंग्वेजेस का। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अभी जो भाषाओं को, अभी जो लैंग्वेजेस को ये स्टेटस दिया है, क्या वो लैंग्वेजेस सच में ये चारों क्राइटेरिया को पूरा कर रही है या नहीं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसको हमें समझना बहुत मुश्किल हम कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कमिटी भी बिठाई थी। कमिटी ने तो एक तरह से हम कहेंगे कि क्लियर कर दिया है कि ये सभी लैंग्वेजेस ये चारों क्राइटेरिया को पूरा कर रही है, इसीलिए हमने उनको स्टेटस दे दिया है। बट आपको कमेंट सेक्शन में अपने विचार जो है वो लिखना है ताकि हम उस पे और भी आगे के वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में डिस्कशंस कर सके। चलिए अब सवाल ये उठता है कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? क्या क्लासिकल लैंग्वेज बनने के बाद सच में इतना फायदा हो जाता है कि सभी स्टेट्स जो है वो हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि उनके स्टेट की जो लैंग्वेजेस है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाए? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि इसके पीछे फायदे क्या है अगर कोई भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज बना दिया जाता है। सबसे पहले गवर्नमेंट का एक रिजोल्यूशन था, उसमें कुछ बेनिफिट्स दिए थे, जिसको भी हम क्लासिकल लैंग्वेज बनाएंगे उनको ये सब फायदे मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे 3 फायदे बताए जाते हैं उन लैंग्वेजेस के लिए जो क्लासिकल लैंग्वेज बन जाती है। सबसे पहले तो 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड मिलेंगे। अब आप जानते हैं हमारे देश में काफी सारी भाषाएं हैं, बट हर भाषा के कुछ लिटरेचर लिखने वाले या फिर कुछ टेक्स्ट लिखने वालों को कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिले ये जरूरी नहीं है। बट जो क्लासिकल लैंग्वेजेस पे लिखेंगे उन लोगों को कंपल्सरीली 2 बड़े बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए ही जाएंगे जो कि क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस के कुछ चीजें लिखेंगे। और कितने साल में? हर साल ये दिए जाएंगे 2 अवार्ड्स। यानी सोचिए अगर आपके स्टेट की कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज बन जाती है और आप उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो, क्योंकि आप बचपन से ही वो लैंग्वेज के साथ ही पले बड़े हो, और आप उसके एक्सपर्ट होने के बाद अगर आप उसमें कुछ वर्क करते हो तो आपको इंटरनेशनल अवार्ड मिल सकते हैं। तो 2 इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज है ये बनाए जाएंगे। यानी ये जो लैंग्वेज होगी अपने आप प्रमोट होगी, क्योंकि ये लैंग्वेज सिखाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज भी बनाए जाएंगे इसी क्लासिकल लैंग्वेजेस में। ये सेटअप किया जाएगा और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो रहेगा ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे इसको बहुत बड़ा एक स्टेटस रहेगा। तो ये हमको एक दूसरा फायदा यहाँ पे देखने मिलता है। तीसरा फायदे की बात करें तो आपको यूजीसी का नाम पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक बहुत बड़ी कमीशन है जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है। यूजीसी को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उसमें कुछ प्रोफेशनल चेयर्स रखे, यानी कुछ प्रोफेसर्स वहां पे रहेंगे जो कि ये क्लासिकल लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट रहेंगे। यानी जिसको क्लासिकल लैंग्वेजेस बोलते आती है उनका एम्प्लॉयमेंट का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो क्लासिकल लैंग्वेज वालों को कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़े बड़े एम्प्लॉयमेंट्स या जॉब्स मिलेंगे, वहां पे भी वो क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ा पाएंगे। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेजेस को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाया जाएगा। आप सोचिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि टॉप की यूनिवर्सिटीज मानी जाती है उसमें इस लैंग्वेज के प्रोफेसर या प्रोफेशनल चेयर्स भी रहेगी। तो इसके कितने सारे फायदे हैं आप खुद सोचिए, ये 3 फायदों में ही कितने सारे फायदे। तो अगर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाता है तो वो अपने आप ग्रो करेगी, क्योंकि ये सब प्रोविजंस उसके लिए ऑलरेडी दिए हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सो अब आप जान चुके होंगे ये फायदे जानने के बाद कि भाई देखो कि किसी भी स्टेट के लिए ये क्यों बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि उनके स्टेट की लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज में आ जाए। क्योंकि ये सब फायदे मिलने के कारण आपके स्टेट की लैंग्वेज को एक इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे उसे
पढ़ा जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करो या फिर इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात करो, ये सब कनेक्टेड है हमारे पूरे ग्लोबल लेवल पे। आई होप जितने भी सवाल मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछे थे उन सब के जवाब आपको मिल चुके हैं। बस आपको एक सवाल का जवाब मुझे देना है कि क्या इस जो बेनिफिट्स है इसमें और भी कुछ बेनिफिट्स ऐड करने चाहिए, क्या वो जो क्राइटेरिया सेट किया गया उस क्राइटेरिया में और भी कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या ये जो लैंग्वेजेस है ये लैंग्वेजेस सच में वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है या नहीं। इन सब सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आगे हम ऐसे कुछ टॉपिक्स पे भी डिस्कशन करेंगे आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद। सो इसी तरह हम एक नॉलेजेबल वीडियो में आगे भी मिलते रहेंगे। आपने अगर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपके कोई भी नॉलेजेबल वीडियो मिस ना हो और आपको हमेशा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।